तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग का जेआक बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो आज मैं मैथ्स का आप लोग का जो है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है 40 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 40 क्वेश्चन को निपटाते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये आप देखिए, ये आप लोग का समय दिया हुआ है 1.5 घंटा, और आप लोग का जो है फुल मार्क्स 40 मार्क्स है। ये मैथ्स का में आप लोग का जो कि गणित है, ये क्लास 10th जो कि जेआक बोर्ड से 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए खासकर होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और इस तरह से मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। इस तरह से मैं आप लोग को बताऊँगा टेक्निक, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को देख सकते हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम तो आप लोग को लेना आता ही है, तो 140 का एलसीएम लीजिए और लिख दीजिए। तो कितना आएगा बताइए? आप लोग एलसीएम लेने तो जानते ही होंगे, तो बताइए कितना आ गया। इसको लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 × 5 × 7। देखिए किस में 2 × 2 × 5 × 7 किस में? देखिए ऑप्शन सी में आप लोग को दिख रहा होगा, 2 × 2 × 5 × 7। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है जो, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो देखिए क्या बोल रहा है, 6q + 5। तो आप q का कुछ भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। q का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए। मान लीजिए हम 0 पुट किए, q का वैल्यू 0 यदि पुट किए, q का वैल्यू 0 पुट किए, तो ये क्या बन जाएगा बताइए? ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि ये 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप q के वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, q का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या आया? 5 आया। अब q का वैल्यू यदि हम लोग 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 1 और +5, तो 11 हो जाएगा। उसी तरह q का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो कितना आएगा बताइए? 17 हो जाएगा। q का वैल्यू -1 पुट कीजिए तो कितना आएगा? -1 में भी पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? -6 + 5 -1 आएगा। मतलब कि ये जो आर आप लोग देख सकते हैं, ये जो आ रहा है, ये आप लोग क्या है, सब विषम संख्या आ रहा। 5 विषम है, 11 विषम है, 17 विषम है, 1 या -1 विषम है, सब आप लोग का जो है विषम संख्या आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर विषम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग q का वैल्यू कुछ भी पुट करके पता कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है, √3 जो कि है वो आप लोग का अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये ओवरऑल जो है ये अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अपरिमेय यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य? देखिए ये जो है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे a = bq + r, और ये किस चीज़ पर आधारित मैं बता देता हूँ। आप लोग जैसे पढ़े होंगे भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उसी चीज़ पर ये आधारित। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, भाज्य = भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो वही ये चीज़ है, a = bq + r, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे यदि अच्छा से, तो आप लोग को ये चीज़ पता होगा। तो ऑप्शन बी उसका सही जवाब होगा। 5 का अब चलते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? देखिए आप लोग द्विघात बहुपद लिखने का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x² माइनस यहाँ पे शून्यकों का, यहाँ पे क्या पढ़े, शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल = 0। ये चीज़ पढ़े, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़े हैं ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। ये चीज़ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल = 0, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया? देखिए शून्यकों का योग 3 दिया हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई x करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस देते हैं और शून्यकों का योगफल लिखते हैं। तो शून्यकों का योगफल कितना है? देखिए -2 दिया हो, तो -2 = 0 कर देते। तो बताइए क्या हो गया? x² माइनस 3x माइनस 2 = 0। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये तो बहुत ईजी है। इसमें आप लोग को देखना है, ग्राफ को देखकर ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस को जो है ना, ग्राफ जितना बार कट करेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये कितना बार कट कर रहा है? ये -x इधर +x, तो कितना बार? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार कट कर रहा ना, तो इसका शून्यकों का संख्या 3 हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह ग्राफ रहता तो कितना बार कट कर रहा? 2 बार, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से रहता ग्राफ,
कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 0 बार, यानी शून्यकों की संख्या 0 हो जाता। तो शून्यकों की संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 0 2 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 बार कट कर रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या जो है वो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें भी शून्यकों का शून्यक पूछ रहा कि शून्यक क्या होगा। देखिए बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। तो देखिए शून्यक मतलब क्या होता है पता है, मान लीजिए यहाँ जैसे मान लीजिए कुछ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस ax प्लस बी इक्वल टू, इस तरह कुछ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये जो पूरा टर्म है ये 0 हो जाए। तो x का जो वैल्यू पुट करने पर ये जो 0 होगा वही x का वैल्यू इसका शून्यक कहा जाता है। ठीक है, तो शून्यक मतलब आप लोग जानते ही है। तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ का शून्यक निकालना है। यहाँ पे जो दिया ये बहुपद का, तो इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आप लोग क्या करना होगा पता है कि u का क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये ओवरऑल टर्म जो है वो 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसको 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से u का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉमन लेने जानते हैं ना, 4u यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा u, और यहाँ पर प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, ये चीज़ आप लोग को पता होगा ना, ये चीज़ तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या होगा, u या तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म को 0 करेंगे, u प्लस 2 को यदि 0 करेंगे तो यहाँ से u इक्वल टू -2 निकलेगा ना, u इक्वल टू -2। तो u इक्वल टू 0 या फिर u इक्वल टू -2। तो 0 या -2 देखिए क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन इसमें 0 भी दिया हुआ, -2 भी दिया हुआ। तो आप लोग का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ए तथा सी दोनों, क्योंकि ए में 0 है और सी में -2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 जो कि इजी क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण ये दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ ये चीज़ देखिए, a1/a2 ये कंडीशन आप लोग को दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये किसका कंडीशन होता है बताइए, इसमें क्या कंडीशन होता है, किस चीज़ का कंडीशन होता है, इसका कितना हल होता है वो चीज़ आप लोग बताना है। तो इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, तो अनेक हल किस में, ऑप्शन बी में। ये आप लोग पढ़े हैं ना, जब सारा कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो इक्वल होने पर अनेक हल हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं अनेक हल किस में है, ऑप्शन बी में। तो 8 का आप लोग का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 9। इसमें पूछ रहा समीकरण ये और ये के द्वारा निरूपित रेखा है। तो इसमें भी वही कीजिए a1/a2 करके। तो इसका बताइए a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा, a1/a2 करेंगे तो देखिए 6/3 यानी कि ये 2 आ गया। अब निकालिए b1/b2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, -2 डिवाइडेड बाई -1। ये आप लोग को पता है ना निकालने के लिए। a1/a2 मतलब इसका कोफिशिएंट x के साथ जो लगा हुआ है वो a1 हो गया, और इसमें जो x के साथ लगा हुआ वो a2 हो गया। तो उसी तरह हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और b1 हो गया, y के साथ जो लगा हुआ वो b1 हो गया, और यहाँ पर y के साथ जो लगा हुआ वो b2 हो गया। उसी तरह c1 के लिए जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर वो c1 हो गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए b1/b2 का रेशियो निकाले तो कितना आया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी 2 हो जाएगा। अब c1/c2 निकालिए, बताइए c1/c2 का वैल्यू कितना होगा। c1 तो 9 है एंड c2 आप लोग का 12 है। इसको कैंसिल करके 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी ये जो आ रहा है 3/4 आ रहा। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या निकल गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दिख रहा ना, a1/a2 का भी वैल्यू 2 है, b1/b2 का भी वैल्यू 2 है, लेकिन c1/c2 का वैल्यू 2 है नहीं है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा। ये किसका कंडीशन है बताइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बताइए किसका कंडीशन है, आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये इसमें क्या होता है, जो दो लाइन है वो पैरेलल होता है, मतलब कि समांतर होता है, तभी वो कंडीशन आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर। इसमें क्या होगा, इसमें एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ रहे होंगे। 10 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। तो x प्लस 6 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ये चीज़ जो है ना आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बैठा कर भी चेक कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, एक जो आप लोग मेथड से बता रहा हूँ, एक फिर ऑप्शन चेक करके बताऊँगा। ठीक है, मान लीजिए पहले मेथड से है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ये यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 यानी x इक्वल टू 4 आ जाएगा।
तो ये x इक्वल टू 4 किस में है बताइए, x इक्वल टू 4 एक इसमें है और x इक्वल टू 4 इसमें। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, इस इक्वेशन को यूज कीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग तो x का वैल्यू 4 निकाल लिए, अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, y का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा। तो बताइए 4,2 होगा आंसर, तो 4,2 इसका ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें ऑप्शन कैसे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हमको ये चीज़ ऑप्शन से चेक करना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो ऑप्शन आप लोग चेक कीजिए, x का वैल्यू 4, पहला ऑप्शन दे रहा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, तो बताइए x का वैल्यू यदि 4 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे बार बार 6 क्यों लिख दे रहे हैं, यहाँ पे y इक्वल टू 6 है एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 4,3 दिया हो तो x की जगह 4 पुट कीजिए, तो x की जगह 4 पुट कर दिए और y की जगह 3 पुट कीजिए, तो 3 पुट किए, क्या ये 6 आ रहा, नहीं आ रहा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, तभी वो आंसर हो जाएगा। 5,1 पुट कीजिए, तो ये 5 प्लस 1 ये तो 6 आ रहा है, लेकिन 5 माइनस 1 वो तो 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं हो रहा है। इसी तरह ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन डी आप लोग चेक कीजिएगा तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रहा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो वो देखिए पहला में क्या दिख रहा है, एक्स का पावर मैक्सिमम हो, इसको तोड़ के लिख लीजिए, ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 आ जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का मैक्सिमम पावर आप लोगों को दिख रहा है, इस इक्वेशन में एक्स का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा नहीं आ रहा ना, ये तो कैंसिल हो जा रहा, एक्स का मैक्सिमम पावर 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, रेखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, इसको भी तो पूरा एकदम खोल के लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा, यानी x का मैक्सिमम पर 1 ही आ जा रहा, तो ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण। अब देखिए ऑप्शन सी को भी उसी तरह आप लोग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 6। अब बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का पावर कितना है मैक्सिमम पावर, वो 2 दिख रहा, तो यानी कि आप लोग का जो है ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का कितना हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जब भी निकालने बोले ना, तो सबसे पहले आप लोग डी निकालिए, डी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी और ए सी ये सब आप लोग पहचानने जानते हैं, यहाँ पर बताइए ए का वैल्यू क्या है, बताइए ए का वैल्यू 1 है एंड आप लोग बताइए बी का वैल्यू क्या है, ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना, बी का वैल्यू क्या है बताइए, बी का वैल्यू आप लोग का 1 है, ठीक है, एंड सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू आप लोग का -1 है। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कीजिए, बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना बताइए 1 है और सी का वैल्यू कितना -1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4, तो डी का वैल्यू कितना आ गया आप लोग निकाल लीजिएगा, डी इक्वल टू 5 आएगा, मतलब कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डी ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है बताइए, मूल कितना होता है, 2 मूल होता है, वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, वास्तविक तथा असमान, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 13 की ओर चलते हैं, 13 में कहा जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 वास्तविक मूल होंगे। अभी बताया ना डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो ही 2 अलग वास्तविक मूल होगा। तो बताइए डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें ग्रेटर देन 0 है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण, इसमें आप लोग का जो है डी का वैल्यू पूछ रहा है, विविक्तर मतलब डी होता है, डी इक्वल टू अभी बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बताए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू तो -1 है, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4ac 4, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना बताए, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू 3, ये तो पहचानने जानते हैं ना, 4ac, ठीक है। अब बताइए कितना हो गया 1 माइनस 12 इक्वल टू -11, तो डी का वैल्यू -11, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल में आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है यदि नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग का रिवाइज हो जाएगा, और यदि पढ़े होंगे तो भी रिवाइज ही हो जाएगा, और यदि नहीं पढ़े तो थोड़ा बहुत समझ में आप लोग को जो है आ जाएगा। चलिए एपी का क्वेश्चन अब देखते हैं, प्रथम पद ए एम सार्वभौमंतर डी वाले एपी का एनवा पद, ये तो फॉर्मूला आप लोग पूछ दिया, ए एन इक्वल टू क्या पर है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो किस में है देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में एपी का 30वां पद निकालने बोल रहा, तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे ए इक्वल टू क्या है बताइए, ए इक्वल टू 10 है, और डी इक्वल टू क्या है बताइए, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया, डी इक्वल टू कितना हो गया बताइए -3 हो गया, तो हम लोग को A30 चाहिए, A30 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29D, ये पढ़े हैं ना।
अभी तो बताए ना ए एन का वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह यदि 30 पुट कर देंगे तो क्या होगा बताइए, ए प्लस 29 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 और 29 और डी का वैल्यू -3। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -77। -77 बताइए किस में है, -77 आप लोग का जो है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 17 में देखिए कौन सा पद 78 है, तो मान लीजिए हम लोग एनवा पद 78 है, एनवा पद 78 ले लिए। ठीक है, और इसका ए क्या दिया है, ए इक्वल टू 3 दिया, डी उसी तरह निकाले, डी कितना आ जाएगा बताइए, 8 माइनस 3 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे एन का वैल्यू 78 है, ए का वैल्यू आप लोग का कितना है 3 है, एन का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है एंड डी का वैल्यू 5 है। तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई 5 वो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। तो 16 देखिए किस में है, 16 हुआ यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए 18 में क्या हो जाएगा। 18 में बोल रहा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 19 में, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताइए। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो संगत भुजा क्या है 4:9 में, तो इसका जो वर्ग है उसी का अनुपात में इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका वर्ग का अनुपात क्या होगा 16/81, इसी का स्क्वायर करके इसका अनुपात लेना। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, पढ़े होंगे आप लोग ये सब। अब देखिए 20 में बोल रहा है ए बी इक्वल टू 6√3, ए सी इक्वल टू 12 एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एंगल बी पूछ रहा, तो आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए ना पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखिए लगा के यदि ये सेटिस्फाई कर रहा यानी कि वो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कोण बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यदि ये सेटिस्फाई करेगा तब, तो सेटिस्फाई करेगा देखना देख लीजिएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। ए सी स्क्वायर क्या होगा 144 और इधर बताइए ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर करना है तो 36 इंटू 3 हो जाएगा, और प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, बी सी स्क्वायर आप लोग का 36 हो जाएगा। तो 36 कॉमन ले लीजिए तो 3 + 1 ये 4 हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग कीजिएगा तो यहाँ इतना ही आ जाएगा, यानी कि आप लोग का एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस और कुछ नहीं करना है। अब बताइए दूरी सूत्र पूछ दिया, मूल बिंदु से बिंदु 3,4 का दूरी पूछ दिया, तो बताइए दूरी सूत्र क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये पढ़े होंगे ना। तो देखिए ये ले इसको ले लीजिए x1 y1 और जो आप लोग का ओरिजिन है यानी मूल बिंदु है उसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा बताइए 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √25 यानी कि आंसर 5 हो जाएगा। तो 5 किस में है बताइए, 5 आप लोग का है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं बताइए। मध्य बिंदु का ये 2,5 हो गया और ये आप लोग का जो है 4,7 हो गया, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ पढ़े हैं। तो बताइए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 4 है, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो कितना होगा 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3 हो गया। उसी तरह 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 12/2 6, तो 3,6 किस में है 3,6 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 की ओर चलते हैं। 23 में बोल रहा है यदि sin 2 sin A इक्वल टू sin 2A, ये चीज़ बोल रहा, तो एंगल क्या होना चाहिए, तो एंगल 0 डिग्री होगा, ए का वैल्यू 0 डिग्री पुट कीजिए तभी LHS इक्वल टू RHS होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin A का वैल्यू दिया हुआ तो cos A का वैल्यू पूछ रहा, तो sin A का वैल्यू क्या दिया हुआ 3/5 और ये sin थीटा का वैल्यू क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे ना, sin थीटा इक्वल टू P/H ये हो गया। तो हम लोग को cos A पूछ रहा है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो हम लोग को B तो नहीं पता है, H तो पता है लेकिन B नहीं पता है। तो बताइए मान लीजिए P को हम लोग 3 ले लिए, यहाँ से देखिए P = 3 और H = 5, तो यहाँ से B नहीं निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा दीजिए, √(x2
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16 यानी कि 4 हो गया। बी इक्वल टू 4 हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए बी इक्वल टू 4 और एच इक्वल टू 5, 4/5 किस में देख लीजिए, समझ में आ रहा ना। उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं, तो इसलिए आराम आराम से ही समझा दे रहे हैं। आप लोग पढ़े हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, वही फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। आप लोग देखिए फिर से आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। इसमें धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो हम लोग एक मीनार खड़ा कर देते हैं, ठीक है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये चीज़ हो गया ये वाला, ठीक है, वहाँ से 15 मीटर दूर है, ठीक है। एक बिंदु है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर बताया जा रहा। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो ये शिखर हो गया मीनार का, यहाँ से आप लोग का जो है एक उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए एच, ठीक है, एच मान लीजिए। तो यहाँ से हमको बताइए आप लोग कि tan 60 डिग्री क्या होगा। tan 60 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, h/15 लिख सकते हैं, ठीक है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 इक्वल टू h/15। तो यहाँ से h का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, h का वैल्यू कितना आ गया बताइए, 15√3 मीटर। तो 15√3 मीटर किस में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 की ओर चलते। 27 में बोल रहा है ट्रायंगल PQR में जिसका Q समकोण है, तो हम लोग बना लेते हैं एक ट्रायंगल PQR, और ये जो है बोल रहा 90 डिग्री है। PQ इक्वल टू 3, PQ ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 दिया है। तो एंगल QPR ये एंगल पूछ रहा है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। तो हम लोग बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल से समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। तो बताइए यहाँ पर b क्या है, कॉस थीटा के लिए, थीटा के लिए b क्या होगा बताइए, 3 हो जाएगा, और h क्या है 6 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, कैंसिल करके आप लोग बताइए 1/2 हो गया। तो 1/2 किस एंगल के लिए होता है बताइए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 का ही वैल्यू 1/2 होता है ना, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो बताइए 60 डिग्री किस में, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा जा रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। देखिए ये मैं आप लोग को सबसे पहले ड्रॉ कर देता, क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त है तो उसका केंद्र क्या है, O है, उसका केंद्र का नाम दिया O, और क्या बोल रहा है P पर स्पर्श रेखा। अच्छा ये पॉइंट P मान लीजिए, ये पॉइंट P पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर Q है, PQ जो स्पर्श रेखा है और इसको मिला दिया गया है, ठीक है, O से मिला दिया गया है और P से भी इसको मिला दीजिए। तो ये जो OQ का डिस्टेंस दिया हुआ है वो आप लोग का दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग को पूछ रहा PQ का डिस्टेंस, ये आप लोग 90 डिग्री होगा, ये पता है ना, ये डिस्टेंस पूछ रहा PQ का डिस्टेंस, ये चीज़ पूछ रहा, ठीक है। तो इसका हम लोग को जवाब चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ ये 90 डिग्री क्यों होगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, ये चीज़ से आप लोग क्लियर होगा कि 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आप लोग देखिए PO क्या है, वृत्त के लिए त्रिज्या है, PO वृत्त के लिए त्रिज्या, और त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा ना, ये आप लोग क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, POQ, या फिर आप लोग इस तरह से पढ़ लीजिए OPQ एक समकोण त्रिभुज है, OPQ समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये 12 क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये इसको लंब या आधार कुछ भी बोल सकते हैं। और ये चीज़ हम लोग को निकालना है, ये इसका डिस्टेंस, तो आप लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आप लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ये मान लीजिए x ले लिए, तो आधार का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से x निकाल लीजिए, x क्या निकलेगा 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा बताइए, x अंडर रूट में आएगा, x का वैल्यू होगा अंडर रूट 144 माइनस 25, बताइए कितना होगा अंडर रूट 119। तो 119 किस में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पाइथागोरस थ्योरम पर देखिए कितना क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करके दिखा दिए। अब देखिए
यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है। देखिए ये भी आप लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ बात करते हैं। ये एक वृत्त है, इसका आप लोग का जो है ओ दिया हुआ केंद्र और टीपी एक पॉइंट टी है, तो ये टीपी हो गया और ये टी क्यू, दो स्पर्श रेखा लिख दिए टी क्यू इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू। सबसे पहले इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये 90 डिग्री होगा, अभी बताएं, ये 90 डिग्री होगा, अभी बताएं। एंगल कौन सा दिया, पी ओ क्यू। देखिए पी ओ क्यू ये वाला एंगल दिया है, ये चीज़ एंगल दिया, ठीक है। मैं दूसरा कलर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ कितना डिग्री दिया हुआ, 110 डिग्री दिया हुआ, 110 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को जो पूछ रहा है, कौन सा एंगल पूछ रहा है हम लोग को, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल पूछ रहा है। तो आप देखिए एक चीज़ आप लोग यहाँ पर गौर कीजिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो है ये पी ओ क्यू टी पी, ये क्या दिख रहा है, एक टाइप का ये चतुर्भुज ही है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब देखिए 360 डिग्री की इक्वेट कर दीजिए, ये चीज़ तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 हो गया, ठीक है। रेड ठीक नहीं दिख रहा, रेड कलर चेंज करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये चीज़ 90, ठीक है, ये 90 इसको लिख दिए, प्लस ये चीज़ कितना हो गया, ये दिया हुआ 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। देखिए ये भी 90 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हम लोग थीटा मान लिया, और इसका समेसन कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बताइए थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, 360 माइनस कितना हो जाएगा बताए, 90 90 180 और 280 290 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा बताइए यहाँ पर 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किस में, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 31, 60 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग क्या पढ़े, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट, थीटा का वैल्यू क्या दिया 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 पुट कीजिए, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 14 दिया है, तो 14 इंटू 14, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, 0 से 0 गया ये 6 टाइम्स, और यहाँ से आप लोग कैंसिल कीजिए क्या, दो बार में, और इसको कैंसिल कीजिए 3 बार में। बताइए कितना हो गया, ऊपर में आप लोग का 22 गुना 14 डिवाइडेड बाई 3, बताइए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, और कितना हो गया 308 डिवाइडेड बाई 3, 308 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए 32 में चलते हैं। देखिए ये भी, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाया जा रहा है। इसमें एंगल क्या है, पी डिग्री है और त्रिज्या आर है। तो बताइए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा, थीटा का जगह आप लोग को लिखना पी डिवाइडेड बाई 360 और पाई, और स्मॉल आर की जगह मतलब रेडियस की जगह आर स्क्वायर। तो देखिए पी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 किस में है, इसमें देखो ऑप्शन डी में, पी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दो वृत्त है, एक वृत्त का रेडियस R1 मान लीजिए, उसका जो है 19 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा वृत्त जो है R2 मान लीजिए, उसका रेडियस का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोल रहा तीसरा वृत्त का जो परिधि, उसका त्रिज्या क्या होगा जिसका परिधि जो है इन दो वृत्त के, मतलब कि ये वृत्त एक ले लीजिए, ये वृत्त दूसरा लीजिए 1 2, ठीक है। तो बोल रहा है इस वृत्त का जो परिधि होगा और इस वृत्त के जो परिधि होगा, इन दोनों के यदि जोड़ देंगे, इन दोनों का जोड़ दीजिए तो आप लोग का एक तीसरा वृत्त निकलेगा। उस तीसरा वृत्त का जो है रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना होगा वो पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग को ऐसा परिधि वाला परिधि हम लोग पढ़े ही हैं कि कैसे निकालते हैं परिधि, 2 पाई आर होता है ना, तो इसके लिए परिधि क्या होगा 2 पाई R1, इसके लिए परिधि क्या होगा, दोनों को ऐड करना 2 पाई R2, और हम लोग मान लीजिए एक तीसरा वृत्त बना जिसका परिधि क्या होगा 2 पाई, उसका मान लीजिए रेडियस कैपिटल R होगा, हम लोग कैपिटल R का वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, और R1 का वैल्यू दिया हुआ 19 और R2 का वैल्यू दिया हुआ 9, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग का R का वैल्यू क्या निकल जाएगा बताइए 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर किस में है, 28 सेंटीमीटर आप लोग का जो है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो 28 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 34 की ओर चलते हैं।
सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखिए ये आप लोग क्या, इससे क्या आप लोग देख सकते हैं, ये जो है घनाभाकार होगा, ये घनाभाकार होगा, ठीक है, घनाभाकार होगा। तो ये जो घनाभाकार है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया गया है। तो इसमें हमको पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे लंबे बांस कितने लंबाई का रखा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, सबसे लंबा इसमें क्या रखा जा सकता है, क्या जितना इसका लंबाई उतना ही लंबा रख दे बांस को, या इससे भी लंबा हम लोग रख सकते हैं। क्या 12 मीटर ही मैक्सिमम लंबाई हो सकता है बांस का, या फिर इससे भी ज़्यादा लंबाई का हम लोग बांस जो है इस क्यूबॉइड में रख सकते हैं, इस घनाभ में रख सकते हैं। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर है कि 12 मीटर से भी ज़्यादा लंबाई का हम लोग बांस जो है इसमें रख सकते हैं। वो कैसे रख सकते हैं कि डायगोनल के अलग रख सकते हैं, जो विकर्ण है घनाभ का वो विकर्ण के अलग, देखिए इस तरह यदि हम लोग रखेंगे तो बताइए वो 12 मीटर से बड़ा ही होगा ना। तो ये विकर्ण की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए। घनाभ में विकर्ण की लंबाई होता है √L² + B² + H²। यही चीज़ का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। बताइए √L² कितना है, 12 का स्क्वायर 144 + B² कितना है बताइए, कितना था 9 था ना। तो 9 का स्क्वायर 81 + 64, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये निकल के आएगा 289, यानी 17 हो गया इसका आंसर। 17 किस में है, ऑप्शन बी। तो देखिए ये 12 मीटर था लंबाई घनाभ का, लेकिन हम लोग कितना लंबाई तक रख सकते हैं, 17 मीटर तक, समझ सकते हैं ना। चलिए 35 की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक शंकु की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई मतलब कि एच का वैल्यू दिया हुआ है 12, एंड आप लोग का आधार का व्यास दिया हुआ है, जो डी दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ। तो डी ये पढ़े ना, आर इक्वल टू क्या होता है d/2, रेडियस जो होता है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पूछा तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तिर्यक ऊंचाई क्या पढ़े बताइए, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू पढ़े √H² + R², ठीक है। तो H² का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 144, और R² कितना होगा 25, तो 169 यानी 13 आंसर हो जाएगा। 13 किस में बताइए, 13 आप लोग का ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है अब 36 वाला, 36 का अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ वो चीज़ आप लोग लिख लीजिए। एच का वैल्यू 24 दिया हुआ, ठीक है। आधार की त्रिज्या आर इक्वल टू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर, एंड एक शंकु बनाया गया, ये शंकु बनाया गया है, ठीक है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया। देखिए ये जो शंकु था आप लोग का, इसको एक बच्चा ने क्या किया, गोला बना दिया, गोले के आकार में बदल दिया। तो इस गोले का क्या त्रिज्या होगा वो आप लोग के साथ पूछा जा रहा है। और ये जो त्रिज्या दिया हो ये आप लोग क्या है, किसका त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या है। तो जब भी ये सब बोला जाएगा ना कि इस शेप से, मतलब कि ये जो आकार है इस आकार से दूसरे आकार में बदला गया है, तो हमेशा क्या कीजिए आप लोग आयतन इक्वेट कर दीजिए, आयतन को हमेशा दोनों का इक्वेट कर दीजिए। तो बताइए ये शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है, ये चीज़ होता है शंकु का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, क्या आर हम लोग यही वाला आर लेंगे, नहीं हम लोग दूसरा आर लेना है, वही आर तो हम लोग को चाहिए। तो मान लीजिए कैपिटल आर होगा, कैपिटल R3, 4/3 पाई r3, ये होता है गोले का आयतन। और ये क्या होता है शंकु का आयतन। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए r² की जगह r क्या हो जाएगा 6 × 6, h की जगह क्या होगा 24 × 24, और यहाँ क्या होगा 4 × r3। बताइए r3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 6 का क्यूब हो जाएगा, मतलब r इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से r इक्वल टू 6 निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रिलेशन पूछ दिया है कि क्या रिलेशन है माध्यक और बहुलक के बीच 37 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्यक। वर्ग अंतराल एवं संचय बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में। 0 इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जो प्रायिकता P होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये 1 इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं। 1 से हमेशा छोटा होता है प्रायिकता, और 0 से जो है हमेशा बड़ा होता है, या उसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो बताइए ये तो -1.5, ये तो होता ही नहीं, बाकी सब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग पढ़े होंगे, PE + PE इवेंट नहीं, तो इसका क्या पढ़े हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, दोनों को ऐड करने पर 1 होता है।
तो बताइए पी ई का वैल्यू दिया हुआ, तो पी ई नहीं का वैल्यू पूछ रहा, ठीक है। तो पी ई नहीं का वैल्यू पूछ रहा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, पी ई का वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बताइए 1 माइनस 0.05, तो क्या होगा बताइए 0.95, तो 0.95 ऑप्शन सी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसके वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद भी वीडियो आ रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं इसका रीज़न बाद में बताऊँगा कभी कि क्यों वीडियो नहीं बना पा रहा, क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो देखते हैं, यदि आप लोग को इस वीडियो पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा, जिसमें आप लोग का जो है सब्जेक्टिव है वो आप लोग को सोल्व करवाऊँगा। तो आप लोग का रिस्पॉन्स देखते हैं, अदरवाइज मैं नहीं बना पाऊँगा अभी, ठीक है। तो यदि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा आप लोग के लिए, हमेशा मैं आप लोग का तत्पर खड़ा रहता हूँ हमेशा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि इतना मेहनत से बनाए, तो चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आकांक्षा 40 से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी, और आकांक्षा 40 से रिलेटेड बहुत सारी तैयारियां जो है इसी चैनल पर आप लोग करवाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।